हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिद्धि। पीएसआर ऑप्शनल के कुछ डायनामिक क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे सॉल्व करने हैं ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में देखते ही एकदम समझ नहीं आता ना कि क्या पूछ लिया है। वो क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये पेपर 2 है, क्योंकि इस बार का 2024 का पेपर 2 काफी स्टूडेंट्स ने बोला कि बहुत डायनामिक आया था। इसी वजह से हम एक क्वेश्चन यहाँ से ले लेते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है, द चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर and ongoing regional conflicts with the global powers taking sides have jeopardized the progress made towards disarmament in the past. Comment. अब ये क्वेश्चन ना इमीडिएटली पढ़ते समझ में नहीं आता बिल्कुल कि यार ये क्या पूछ लिया, ऐसा लगता है। तो देखो, क्वेश्चन तो डिफिकल्ट है डेफिनेटली, एकदम से देखने में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट होगा वो सॉल्व कर ले, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो है। तो अब देखो, एक दो चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या स्ट्रैटेजी करनी है। सबसे पहले तो क्वेश्चंस को हम तोड़ के देखेंगे और मतलब समझने की कोशिश कर देंगे। हिंदी में इसको कन्वर्ट करते जाना तोड़ तोड़ के। तो देखो, जैसे द चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर, जो ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है और जो आजकल के रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो चल रहे हैं और जो ग्लोबल पावर साइड्स ले रहे हैं, इन सब की वजह से जो प्रोग्रेस हुई थी डिसआर्मामेंट में पास्ट में, उसको जियोपार्डाइज कर दिया गया। इस पर आपको कमेंट करना है, ठीक है। अभी कमेंट एक कीवर्ड हो गया, इसको अभी साइड रखते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल अगर आप दोगे या चीजें डिस्कस करोगे एग्जाम्पल के तौर पर, जहां पर अलग अलग हमें एक जस्टिफिकेशन के तौर पर, मतलब मान लो आप कोई थ्योरी एक्सप्लेन करते हो, उसको जस्टिफाई करने के लिए आप कुछ एग्जाम्पल्स दे देते हो कि जैसे ये हुआ था, फलानी चीज हुई थी, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल कहाँ दोगे? रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये आपके एग्जाम्पल के तौर पे आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर बात ये कर रहे हैं कि सबसे पहले तो बोल रहा है कि एक तो ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, दूसरा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तीसरा सोने पे सुहागा ये हो रहा है कि ग्लोबल पावर्स भी साइड्स ले रही हैं। उसकी वजह से ये काम हो गया कि जो डिसआर्मामेंट में प्रोग्रेस हुई थी उसमें उसको जियोपार्टाइज कर दिया गया, उससे सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो इसमें आपको डिस्कस क्या करना है, मेनली आप ये डिस्कस करो। सबसे पहले तो आप यहाँ से स्टार्ट करो, इंट्रोडक्शन ही दोगे सबसे पहले तो, ठीक है। कलर चेंज करते हैं यहाँ पर। इंट्रोडक्शन दोगे सबसे पहले कि ये हुआ क्या है। बट ये क्वेश्चन देखो आप कितने नंबर का है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो 10 नंबर के क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखने का तो टाइम होता ही नहीं है। तो इंट्रोडक्शन छोड़ना हो तो छोड़ देना, एक लाइन में लिख के खत्म करो ज्यादा से ज्यादा। अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो, यू कैन स्किप द इंट्रो, बिकॉज 10 मार्कर क्वेश्चन है, उसमें टू द पॉइंट आंसर देना होता है, सीधा मुद्दे पर आना होता है कि क्या पूछा है। अब उसमें बताओगे, सबसे पहले अगर मैं आपको बोलती हूँ कि यार ये चीजें हो गई, इसकी वजह से तो डिसआर्मामेंट में प्रोग्रेस हुई थी, अब वो सारी खराब हो गई। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें हो गई थी। 3 तरीके की रीजंस मैंने आपको बताया कि मान लो मैं कोई एग्जाम देने गई हूँ, मैंने आपको बोला इस बार कि यार मैं तो इस बार का यूपीएससी का एग्जाम दिया था, पर मेरे घर में तो एक तो शादी आ गई, दूसरा मेरे घर में मान लो कि कोई भी घर में कोई कलेश चल गया, ठीक है ना। तो कोई भी इश्यूज हो गए, फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है ना, फैमिली प्रॉब्लम हो गई। या फिर तीसरा मैं आपको बोलती हूँ कि, और दूसरा सोने पे सुहागा, कि मेरे पेरेंट्स मेरे को बाहर ट्रिप के लिए ले गए, तो मेरे को तो टाइम ही नहीं मिला पढ़ने का, इस वजह से मैं यूपीएससी में फेल हो गई। तो मैंने आपको क्या बोला कि ये तो कंक्लूजन हो गया ना, पर ये सारे हो गए रीजंस कि ये मेरे 3 पॉइंटर ऐसे हुए जिसकी वजह से मैं यूपीएससी में फेल हो गई, है ना। तो सबसे पहले तो आप ये पूछोगे ना कि भाई पहले ये बता कि अगर ये सब ना हुए होते तो क्या तू यूपीएससी में पास हो रही होती, है ना। तो पहले तो आप ये पूछोगे। तो इसीलिए जब आप इंट्रोडक्शन दे दोगे या फिर अगर आप इंट्रोडक्शन स्किप कर रहे हो, तो अगर देखो बहुत ज्यादा सोचना पड़े तो इंट्रोडक्शन स्किप ही करना, मैं आपको जोर दे के बोल रही हूँ ये चीज को, ठीक है। क्योंकि आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा एग्जाम टाइम में। अभी ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे टीचर्स ये भी कहते हैं कि ये भी लिखो वो भी लिखो, ये करना बहुत जरूरी है वगैरह, पर एग्जाम टाइम में इतना प्रेशर होता है और क्वेश्चन समझना ही इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि आप फिर इंट्रोडक्शन में भी सोचने में टाइम दे दोगे, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे ना एग्जाम में बैठ के, इतना टाइम नहीं होगा, सीधा मुद्दे पे आओ और लिखना शुरू कर दो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्किप कर दिया,
अब आप ये बताओगे कि भाई यूपीएससी में पास हो भी रही थी या नहीं, तो उसमें क्या है, जो कंक्लूजन था वो क्या था कि प्रोग्रेस जो थी डिसआर्मामेंट में वो जियोपार्डाइज हो गई, मतलब वो खराब हो गई है। तो पहले तो आप यही बता दोगे कि फिर प्रोग्रेस थी क्या। पहले तो आप बताओ कि प्रोग्रेस इन डिसआर्मामेंट, ठीक है, प्रोसेस, पहले की प्रोग्रेस क्या थी ये बताओ। फर्स्ट पॉइंटर ये लोगे, सेकंड हेडिंग आप ये ले लो कि पहले पास हो रही थी कि नहीं। तो प्रोग्रेस पहले जो थी वो थी भी या फिर ऐसे ही बोल रहे हो। तो पहले प्रोग्रेस बताओ, उसके बाद बताओ कि बाकी लोगों को क्या कहना है इसमें, कुछ पर्सपेक्टिव दो कि ठीक है फेल हो गए या फिर जो भी प्रोग्रेस थी इसमें, इसको प्रमाणित करने के लिए बाकी आपके घर वाले क्या कहते हैं कि वाकई मैं पढ़ रही थी या नहीं पढ़ रही थी। मेरे घर वालों से पूछा जाएगा कि शादी थी या नहीं, या फैमिली में प्रॉब्लम थी या नहीं, ट्रिप थी या नहीं। तो इसमें आप क्या करोगे, थिंकर्स पर्सपेक्टिव ऐड कर दो। आप नॉर्मल घर के एग्जाम्पल लेके चलोगे और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, बहुत इजीली समझ में आएगा और सॉल्व हो जाएगा। बट अगर आप उसको बहुत ही भारी सब्जेक्ट बना के, ऑप्शनल बना के और वैसे समझने की कोशिश करोगे तो डिफिकल्टी आएगी। नॉर्मल घर की प्रॉब्लम से रिलेट करो, डे टू डे प्रॉब्लम से रिलेट करो, डे टू डे इवेंट से रिलेट करो। तो थिंकर्स पर्सपेक्टिव यहाँ पर आप कुछ दे सकते हो। अदरवाइज जब आप बात करोगे ना तीनों प्रॉब्लम्स की, तब भी आप उसमें भी थिंकर्स पर्सपेक्टिव इंक्लूड कर सकते हो। बस थिंकर्स कुछ कुछ आप डाल जरूर देना किसी ना किसी चीज में। अब जब थिंकर्स पर्सपेक्टिव दे दिया, अब आप बताओगे कि ये प्रॉब्लम्स को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से मैं फेल हो गई। क्योंकि इन दी एंड तो क्वेश्चन तो पूरा का पूरा यही फोकस कर रहा है ना। एक तो 1 2 3 प्रॉब्लम एक्सप्लेन करूंगी तभी तो बता पाऊंगी कि ये कॉन्सिक्वेंस हुआ कि मैं फेल हुई। तो आप बताओगे पहले शादी पूरी एक्सप्लेन करोगे। तो शादी का क्या हो गया, चेंजिंग ग्लोबल डायनामिक, ग्लोबल ऑर्डर, ये आप एक्सप्लेन करो। फोर्थ हेडिंग हो गया चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर या ग्लोबल डायनामिक्स, ये क्या चेंज हो रही थी, ठीक है, ये बताओ। फिर फिफ्थ आप बताओ नेक्स्ट के फैमिली प्रॉब्लम क्या थी। तो ये क्या है कि मतलब आपकी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हम बाद में हम इसलिए डील करेंगे क्योंकि अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ऊपर नीचे भी कर सकते हो। बट ट्राई करो कि ग्लोबल पावर्स टेकिंग साइड्स आप पहले लिख दो, ठीक है। चलो मान लिया अगर आपने वही फॉलो किया, ऑर्डर फॉलो किया, तो ऑनगोइंग रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल्स लिखोगे, आपको आज के रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स पता होने जरूरी है। ओके, अब नेक्स्ट चीज, छठी चीज क्या है कि भाई मेरे पेरेंट्स ने ट्रिप भी लगा लिए, अब मुझे वहां भी जाना पड़ गया, ठीक है, उस वजह से भी दिक्कत हो गई। तो थर्ड पॉइंट क्या हुआ, ग्लोबल पावर्स टेकिंग साइड्स। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी ग्लोबल पावर्स टेकिंग साइड्स। हमने क्या किया, हिंदी में समझ लिया क्वेश्चन को कि क्या क्या रहा है और तोड़ तोड़ के उसको लिख लिया एक जगह। तो उससे क्या हुआ, उसके बेसिस पे हमने ये पॉइंटर्स सेट किए हैं। देख लो, कुछ भी मैंने नई चीज नहीं बनाई, आपके सामने ही बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जांपल लेके वही चीज हमने समझी है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चीज, अब इससे कंक्लूजन क्या हुआ, ये सारी चीजें तीनों मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई कि मैं यूपीएससी में फेल हो गई। यही थी ना कि शादी है, फैमिली प्रॉब्लम है, ट्रिप है, जिसकी वजह से मेरे को फेल होना पड़ गया। तो सेवेंथ क्या होगा कि इससे क्या हुआ, जियोपार्डाइज हो गया जो प्रोग्रेस हुई थी डिसआर्मामेंट में पास्ट में, ठीक है। तो अब यहां पर लिख दो जियोपार्डाइजिंग डिसआर्मामेंट प्रोग्रेस। ओके, इसको आप ज्यादा ज्यादा इवेलुएट करो। देखो, जब भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, एप्लीकेशन मतलब कि आप पता लगाओ अभी कि ये चीजें हुई और ऑन गोइंग रीजनल कॉन्फ्लिक्ट भी है, ये सारी चीजें हुई जिसकी वजह से ये हो गया। इसमें क्या है, आपको खुद भी अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। जहां पर आपको लगे ना खुद भी अपना दिमाग लगाना, अपने व्यू पॉइंट देना हो सकता है, क्योंकि सिचुएशनल एक क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर इवेल्युएशन जरूर होता है, बट अगेन बात वही है कि आपके पास टाइम कम है, 10 मार्कर क्वेश्चन है, एक छोटा क्वेश्चन है। तो पेज आप अगर मान लो ये पेज है आपका, मैक्सिमम 2 पेज आप ऐड कर सकते हो, दैट्स इट, ठीक है ना। और यहाँ पर आधा पेज तो आपका चला गया क्वेश्चन में ही। ओके, तो आपको सीधा मुद्दे पर आना है। तो इवैल्यूएशन कंक्लूजन भी मैं यहाँ पर बॉक्स में डाल रही हूँ कि इसको स्किप करो, अनलेस एंड अनटिल आपको आता ही है बिल्कुल तो एक लाइन में लिख देना, एक लाइन से ऊपर मत देना इवैल्यूएशन कंक्लूजन या कुछ भी। इनफैक्ट सिर्फ इवैल्यूएशन ही देना, कंक्लूजन फिर स्किप करना।
बट अगर नहीं आता, सोचना पड़ रहा है, तो दोनों चीजें स्किप करो, सिर्फ 2 पॉइंटर से लेकर 7 पॉइंटर तक करो। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अगर मान लो आपको लगता है कि मुझे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं पता, अब मैं आपको सिचुएशंस देती हूँ, ठीक है। मान लो आपको ये 3 है पॉइंटर, इन तीनों में मान लो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स का आपको ज्यादा आइडिया नहीं है, या फिर हो सकता है कि आपको ग्लोबल डायनामिक्स का ज्यादा आइडिया नहीं है, या फिर इसका ज्यादा आइडिया नहीं है, कोई भी एक हो गया या दो हो गए। तो उसके लिए क्या करना होता है ना, कि आप यहाँ पर लिख दोगे, अ, जैसे यहाँ पर आपको पूछा है कि इन तीनों की वजह से प्रोग्रेस जो है डिसआर्मामेंट में वो जियोपार्डाइज हो गई, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो रीजंस फॉर प्रोग्रेस जियो रीजंस फॉर जियोपार्डाइजिंग प्रोग्रेस इन डिसआर्मामेंट। ठीक है, मान लो ये रीजंस आपने दे दिए, रीजन पर मैं यहाँ पर फोकस कर रही हूँ। तो उसमें क्या होगा ना, जब आप रीजन के पॉइंटर दोगे तो इन तीनों को ना आपको सेपरेटली एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। मान लो मुझे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते, मुझे एक ही रीजनल कॉन्फ्लिक्ट याद आ रहा है, तो हो सकता है मुझे चेंजिंग ग्लोबल डायनामिक्स के 3 पॉइंटर याद है और इसके मुझे सिर्फ 2 ही पॉइंटर याद है, या हो सकता है मेरे को इसका भी एक ही पॉइंटर याद है, इसके 3 पॉइंटर याद है और इसका एक ही पॉइंटर याद है। तो टोटल अगर मैं मिलाऊंगी तो टोटल तो 5 पॉइंट हो गए ना ये। तो मैं क्या करूंगी, रीजंस हेडिंग डाल के और टोटल 5 पॉइंट यहाँ पर दे दूंगी। उससे क्या होगा, मैंने सारा कवर भी कर दिया, और ना अलग अलग अगर मैं लिखती तो उसमें वो ना झलक जाता कि मेरे को सिर्फ एक ही पॉइंटर आता है। पर अगर मैं रीजंस करके 5 पॉइंटर दे दूंगी तो मेरा आंसर ना बिल्कुल एग्जामिनर को लगेगा मेरे को आता है। और जो जो पॉइंटर मैं लिख रही हूँ उसमें वर्ड्स अच्छे यूज करूंगी, अच्छा कीवर्ड्स डाल के उसको हाईलाइट कर दूंगी, सो दैट मेरा आंसर बहुत अच्छा बन जाएगा। उसमें सब कुछ मैंने डाल दिया, कि मैंने एग्जाम्पल भी डाला रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का, एक आधा तो डालूंगी ही ना, फिर थिंकर्स पर्सपेक्टिव भी मैंने ऐड किए, टू द पॉइंट मैंने आंसर भी दिया है, मेरा आंसर बहुत ही बढ़िया बनेगा। ठीक है, और पता भी नहीं लगेगा सामने वाले को कि मुझे ये पूरा पूरा तो नहीं आता था, बट हाँ एक एक पॉइंटर आता था, तो मैंने वही पॉइंटर्स करके एक ही हेडिंग बना के और सारा एक्सप्लेन कर दिया। ओके, इतना सिंपल आपको ये चीजें रखनी है। ओके, अब ये है आपका, अब मैंने आपको बता दिया कि आपको डील कैसे करना है। अब मैं आपको ना एक सैंपल आंसर दिखाती हूँ इसी का ही। ये बेसिकली जो हमारा पीवाईक्यू का कोर्स है, उसमें इसे मैंने एक सैंपल आंसर निकाला है। तो ये बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पीएसआईआर ऑप्शनल का कोर्स है, जिसमें सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो एक क्वेश्चन ये है, अगर आपको इसके लिए इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो ये आपकी वेबसाइट है synopsisias.com, ऑप्शनल्स में जाओगे, पीएसआईआर ऑप्शनल में आप जाना, और यहाँ पर आपको पीएसआईआर से रिलेटेड सारे कोर्स मिल जाएंगे, बट ये पर्टिकुलर लेक्चर पीएसआईआर ऑप्शनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व्ड इसका पार्ट है। तो यहाँ पर क्या है, सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसमें अप्रोच भी दी गई है, बुकलेट भी आपको मिल जाएगी, प्रिंटेबल रहती है, ये आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, और फुल कोर्स चाहिए तो आप अपने आप देख सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगेन मैं आपको एक चीज बोल रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, अदरवाइज टॉपिक्स और थीम्स तो रिपीट होती ही है। तो आपको ये चेक करना है, कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हो, कि आपके कोर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं नोट्स में या फिर नहीं है। नहीं है तो उन नोट्स को फाड़ के फेंक दो, कोई मतलब नहीं है उनका। और अगर है देन वेल एंड गुड, स्टिक टू दोज नोट्स। ठीक है, अगर नहीं है तो या तो खुद ऐड करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप यहाँ से कंसिडर कर सकते हो लेना ये कोर्स। अब आप देखो, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस करने वाले हैं, तो एक सैंपल आंसर है। इसमें क्या किया हमने, इंट्रोडक्शन दिया, शॉर्ट आप इंट्रोडक्शन रखोगे, बहुत मेजर आप इसमें कुछ नहीं करने वाले। इंट्रोडक्शन के बाद इसमें आप बताओगे कि प्रोग्रेस क्या हुई, जो हमने बताया। तो इसमें आप एनपीटी पे जो नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटी हुई थी 1968 की, तो उसके बारे में आप बताओगे। देन आप स्टार्ट के बारे में यहाँ पर बता सकते हो, CWC 1997 के बारे में यहाँ पर बता सकते हो, ये पॉइंटर आप लिख सकते हो। अब चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर एंड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स अगर आप बता रहे हो, और ग्लोबल पावर्स टेकिंग साइड्स, तो इसमें आप क्या बता रहे हो ना, कि पहले तो ग्लोबल ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है, इसमें मेरे को 2 ही पॉइंट पता थे, मैंने 2 बता दिए। ऑनगोइंग रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में 2 पता थे, बता दिए। ग्लोबल पावर्स टेकिंग साइड 2 पता थे, बता दिए। पर अगर मुझे नहीं पता, मैं ये पूरी हेडिंग काटूंगी, यहाँ पर लिखूंगी रीजंस, जो मैंने आपको बताई थी हेडिंग। ठीक है, यहाँ पर हमने डिस्कस की थी ना रीजंस वाली, ये यही लिखूंगी मैं यहाँ पर। ठीक है ना,
रीजंस करके लिख के, और यहाँ पर 2 पॉइंटर यहाँ के लिख दिए, मान लो 1 पॉइंटर मुझे ये पता था और 1 पॉइंटर मुझे ये पता था, टोटल मिला के 4 पॉइंटर तो मेरे हो गए। ठीक है, वैसे ही आपको डील करना है। अगर नहीं पता तो, अब पता है तब तो बहुत अच्छी बात है, 2 यहाँ लिखो, 2 पॉइंटर यहाँ दो, 2 यहाँ दे दो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या बात करनी थी कि जियोपार्डाइज कैसे कर रहा है ये डिसआर्मामेंट प्रोग्रेस को। अच्छा, चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर में आप राइज ऑफ मल्टीपोलैरिटी लिख सकते हो, ये आप थ्यूकिडाइसिस ट्रैप लिख सकते हो। ठीक है, ग्राहम एलिसन ने जो आर्ग्यू किया था कि एक राइजिंग और एस्टैब्लिश पावर्स के बीच में ना ये कंपटीशन चलता रहता है। जैसे कि अब यहाँ पर यूएस चाइना टेंशन चल रही है, पर पहले के टाइम पे सोवियत यूनियन और यूएस की टेंशन चल रही होती थी, तो वहां से कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से रहता ही है दोनों का। तो ये आप बता सकते हो कैसे ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है। पहले के टाइम पे कुछ और था, आज के टाइम पे यूएस और चाइना की टेंशन चल रही है। ठीक है, अब ऑनगोइंग रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स और साउथ एशिया के एग्जांपल आप दे दो। देन साउथ एशिया में इंडिया पाकिस्तान राइवलरी आप बता सकते हो। ग्लोबल पावर्स टेकिंग साइड्स में प्रॉक्सी वॉर्स, मिलिटराइजेशन ऑफ अलायंसेस, ये एग्जांपल्स आप दे सकते हो। ठीक है, यूक्रेन का प्रॉक्सी वॉर के बारे में बता सकते हो। अब ये मत बोलना कि ये हमें नहीं पता था, क्योंकि यूक्रेन के ऊपर ना ये ऑलरेडी, यूक्रेन रशिया टॉपिक के ऊपर 2 बार यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछ लिया है, 2 बार लिटरली। लोग कहते हैं करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का कैसे हो गया जब, ठीक है करंट अफेयर का भी तो रिपीट ही है, क्योंकि पहले भी पूछा था, वो भी पूछा है। क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, करंट अफेयर्स का भी आ रहा है, तो करंट अफेयर्स भी कोई एब्सोल्युटली न्यू टॉपिक आ जाए अनलेस एंड अनटिल, तो अलग बात है। अब इसराइल पैलेस्टीन का अगर मान लो टॉपिक आ जाता है, ये कोई बहुत पुराना टॉपिक तो नहीं है, बहुत नया टॉपिक तो नहीं है, बहुत पहले के टाइम से चलती आ रही है ये प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट आप हेडिंग दे दोगे कि अभी डिसआर्मामेंट में कैसे जियोपार्डाइज कर रहा है प्रोग्रेस में। यहाँ पर आप सिक्योरिटी डायलेमा दे सकते हो, रियलिस्ट पर्सपेक्टिव, वेपनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉन स्टेट एक्टर्स, ग्लोबल पावर्स, लैक ऑफ कमिटमेंट, ये देके और कंक्लूड कर देना। बट कंक्लूजन स्किप करना अगर नहीं टाइम है तो, एंड इंट्रोडक्शन स्किप करना। अब इसके अलावा अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सिनॉप्सिसाइज वेबसाइट पर जाके कनेक्ट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।